भारतीय संविधान का जो पहला पन्ना है ना, उस पर कुछ शब्द लिखे हैं। अब ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि ये तो हमारे देश की आत्मा है, हमारा आइडेंटिटी कार्ड। और कमाल की बात यह है कि ये पूरी की पूरी ताकत बस एक ही वाक्य में छिपी है। तो चलिए इसे खोजते हैं। तो ये है वो शब्द, हम भारत के लोग से शुरू होकर आत्मार्पित करते हैं तक। अब देखिए, पहली नज़र में ये शायद एक फॉर्मल सा भारी भरकम टेक्स्ट लगे, लेकिन चलिए इसे टुकड़े टुकड़े करके समझते हैं, एक एक शब्द को खोलकर देखते हैं, ताकि हम पूरे राष्ट्र की जो बुनियाद है उसे समझ सकें। और इस सफर में हम कहीं भटक ना जाएं, इसलिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम सबसे पहले समझेंगे कि ये प्रस्तावना है क्या, फिर देखेंगे कि इसकी शक्ति का सोर्स क्या है, हमारे देश का कैरेक्टर कैसा है, संविधान के मकसद क्या है, और आखिर में इसकी अडॉप्शन और सिग्निफिकेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली और सबसे जरूरी मंजिल। सवाल ये है, सबसे बुनियादी सवाल, कि भारत में असली ताकत है किसके पास? हम भारत के लोग। बस ये 3 शब्द अपने आप में एक क्रांति हैं। ये साफ कर देते हैं कि सबसे बड़ी ताकत, सुप्रीम पावर, किसी राजा, किसी पार्लियामेंट या किसी बाहरी देश के पास नहीं है। नहीं, ये हम में है, भारत के लोगों में। और यही हर चीज का बेस है। ठीक है, तो अगर पावर जनता से आती है, तो अगला सवाल ये उठता है कि वो जनता किस तरह का देश बनाना चाहती है। इसका जवाब भी प्रस्तावना में ही मिलता है, 5 खास शब्दों में जो भारत के कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। सोवरिन यानी संप्रभु, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। सुनिए, ये सिर्फ एडजेक्टिव्स नहीं हैं, ये वो 5 पिलर्स हैं, वो 5 स्तंभ जिन पर भारत की पूरी पहचान टिकी है। हर एक शब्द पर कितनी बहस हुई थी और हर एक का एक बहुत गहरा मतलब है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले सोवरिन यानी संप्रभु। इसका सीधा सा मतलब है पूरी तरह से आज़ादी, कि भारत अपने फैसलों का, अपनी किस्मत का खुद मालिक है। किसी भी बाहरी पावर का हम पर कोई कंट्रोल नहीं है। हम अपने फैसले लेने के लिए इंटरनली और एक्सटर्नली पूरी तरह से आज़ाद हैं। अब आता है सोशलिस्ट यानी समाजवादी। देखिए, ये शब्द इक्वालिटी का एक वादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अमीरी को खत्म कर दिया जाए, नहीं। इसका मतलब ये है कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, जो गैप है, वो बहुत ज़्यादा ना हो। आप इसे एक ऐसी रेस की तरह समझ सकते हैं जहां कोशिश ये है कि हर किसी को एक फेयर स्टार्टिंग लाइन मिले। फिर है सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब है कि स्टेट का यानी सरकार का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। सरकार के लिए सब धर्म बराबर है और वो सबकी रक्षा करेगी। ये इस बात की गारंटी है कि हर नागरिक को अपने दिल की आवाज सुनने की पूरी आजादी है। वो किसी भी धर्म को माने, किसी भी भगवान में विश्वास करे या ना करे, सरकार इसमें कोई दखल नहीं देगी। अगला शब्द है डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। इसका मतलब तो बिल्कुल सीधा है। सरकार जो अपनी पावर है वो जनता की इच्छा से लेती है, और ये इच्छा इलेक्शंस के जरिए जाहिर होती है। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो राज करने की ताकत लोगों के ही हाथ में है, जिसे वो अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को देते हैं। और इस सेक्शन में आखिर में आता है रिपब्लिक यानी गणराज्य। इसका मतलब है कि देश का जो हेड है, जो मुखिया है, वो एक चुना हुआ इंसान होगा, कोई राजा या रानी नहीं, जिनका हक जन्म से होता है। ये कितनी बड़ी बात है कि भारत में जो सबसे ऊंचा पद है वो भी किसी भी नागरिक के लिए खुला है। तो हमने देश का कैरेक्टर तो समझ लिया, लेकिन ये संविधान हम नागरिकों से क्या वादा करता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? चलिए अब उन बड़े लक्ष्यों पर नजर डालते हैं जो ये अपने लिए सेट करता है। सबसे पहला वादा है न्याय का, जस्टिस, और वो भी एक नहीं बल्कि 3 तरह का। पहला है सोशल जस्टिस, मतलब किसी के साथ भी उसकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। दूसरा है इकोनॉमिक जस्टिस, यानी ऐसा न हो कि किसी की अमीरी या गरीबी उसके अधिकार तय करे। और तीसरा पॉलिटिकल जस्टिस, यानी हर एक वोट की कीमत बराबर हो। अगला लक्ष्य है लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। ये गारंटी देता है आज़ादी से सोचने की, अपने विचार रखने की, किसी भी चीज़ में विश्वास करने की और अपनी आस्था का पालन करने की। सच कहूँ तो ये स्वतंत्रताएं एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ऑक्सीजन की तरह हैं और पर्सनल ग्रोथ का इंजन। फिर आता है इक्वालिटी यानी समता का वादा। इसका मतलब है कि कानून की नज़र में हम सब बराबर हैं, और सबसे ज़रूरी बात, सभी को आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलने चाहिए।
इसका मकसद ही उन रुकावटों को हटाना है जो किसी को भी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती हैं। और इन सबको जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सबको एक साथ जो धागा बांधता है वो है फ्रेटर्निटी यानी बंधुता। इसका लक्ष्य है हम सभी भारतीयों के बीच भाईचारे की भावना को प्रमोट करना। और इसके दो पहलू हैं, एक हर इंडिविजुअल की डिग्निटी यानी गरिमा का सम्मान करना, और दूसरा देश की यूनिटी को मजबूत करना। और अब हम प्रस्तावना के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, वो हिस्सा जो इस पूरे वादे पर मुहर लगाता है और उस ऐतिहासिक पल को रिकॉर्ड करता है जब कह सकते हैं कि आधुनिक भारत का जन्म हुआ। 26 नवंबर 1949 ये तारीख बहुत खास है। ये वो दिन था जब सालों की बहस और मेहनत के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस महान दस्तावेज को फाइनल किया। एक ऐतिहासिक दिन जिसे आज हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और पूरी प्रस्तावना इन शब्दों पर आकर खत्म होती है। इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसकी खूबसूरती देखिए, ये संविधान किसी ने हम पर थोपा नहीं। ये एक ऐसा तोहफा था जो भारत के लोगों ने खुद को दिया, खुद के लिए। तो जैसा कि हमने देखा, प्रस्तावना सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक बेहतर, ज्यादा न्यायपूर्ण और समान भारत का वादा है। और ये खत्म होते होते एक सवाल हवा में छोड़ जाती है, जो हम सभी के लिए है, कि आज इतने सालों बाद हमने उस वादे को किस हद तक पूरा किया है।